जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्पेशल वीडियो का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। आप लोगों के रिक्वेस्ट के कारण उसे डिलीट भी नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट, बहुत सारे कॉल आने लगे कि सर इस वीडियो को रहने दीजिए एग्जाम तक, इसलिए उस वीडियो को हटाया नहीं गया है। और इस वीडियो को भी एग्जाम तक रखेंगे। उसके बाद जो है चीजें देखी जाएंगी। तो इस वीडियो में भी कुछ टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं जहां से सवाल आपके एग्जाम में या तो बन चुके हैं या बन सकते हैं। वैसे चीजों को हम लोग कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफी शानदार वीडियो होने वाला है। इसे देख करके आप अपने प्रिपरेशन को भी आंक सकते हैं, साथ ही साथ अगर कुछ कमियां हैं तो उसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग मौलिक अधिकार को कवर करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को, जिसमें कि बहुत सारी चीजें, सवाल पिछले बार भी पूछे गए थे, इस बार भी आ सकते हैं। तो फटाफट हम लोग फंडामेंटल राइट को देखते हैं। फंडामेंटल राइट पे जाने से पहले हम लोग संविधान के बनने की प्रक्रिया देखते हैं। तो संविधान बनने की प्रक्रिया, संविधान सभा की मांग जो है वो सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने की थी। उसके बाद अंग्रेजों ने हमारे लिए 1935 में भारत शासन अधिनियम दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद फिर एक बार जोर हुआ और 1946 में हमें संविधान सभा बनाने के लिए अनुमति मिली कि आप संविधान सभा बनाइए और वहां पर संविधान का निर्माण करिए। इसके बाद जब संविधान सभा बनी तब भारत का संविधान बनना शुरू हुआ और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ। किस दिन को? तो 26 नवंबर 1949 को ये बन करके तैयार हुआ था। साथ ही साथ 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे भारत पर लागू हो गया। तो ये था संविधान बनने की एक छोटी सी कहानी। चलते हैं आगे। अब हम लोग मौलिक अधिकार पर, उससे पहले कुछ और भागों को देख लेते हैं। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में इसे बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 1 कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया इज a यूनियन ऑफ स्टेट। ये भाग 1 में है। वहीं भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। और इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था और बताया गया कि किन किन तरीकों से आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। उसमें ये कुछ ऐसे प्रकार हैं, जैसे जन्म से, वंश या रक्त संबंध होने से, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन से, देशीयकरण से, रैशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं, राज्य क्षेत्र का विस्तार करके, जैसे कि अभी राज्य क्षेत्र का विस्तार बांग्लादेश की तरफ हुआ था मोदी जी की सरकार आने के बाद। तो जिन लोगों का अगर राज्य विस्तार होकर के भारत में आ गया होगा तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई। अब हम किन किन से नागरिकता अपनी खो देते हैं, वो है या तो परित्याग कर देते हैं, स्वयं अपने आप छोड़ देते हैं, या पर्यवसान कर जाते हैं, मतलब माइग्रेट कर जाते हैं। और अगर हम देश के खिलाफ कुछ ऐसा काम करते हैं तो हमको नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। तो ये भाग 1 और भाग 2 था। अब आते हैं हम लोग भाग 3, जिसमें कि मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार में क्या था? 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल तथा 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट में प्रावधान किया गया था, उस पर मौलिक अधिकार बना है। तो ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में किसने पारित किया था, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। संविधान के भाग 3 में इसका जिक्र है, साथ ही साथ अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका जिक्र है। वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं, तो पिछली बार सवाल पूछा गया था। और अब मूल संविधान में जब संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, उस समय 7 थे। संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा करके इसे मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब मौलिक अधिकार होता क्या है? वैसे अधिकार जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है, मतलब चारों तरफ से उसका विकास करने के लिए। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, तो संविधान का मैग्ना कार्टा, या उलट के पूछ दे कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार। विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को लिमिटेड करता है ये। मतलब मौलिक अधिकार क्या है कि ऐसे कोई कानून नहीं बन सकते जिससे कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो, इसलिए विधायिका और कार्यपालिका पर ये लिमिटेशन डालता है। साथ ही साथ यदि हनन होता है तो न्यायालय का शरण लिया जा सकता है। अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार को 6 जो है उनको याद करने का ट्रिक क्या है। उनको याद करने का ट्रिक है दोस्तों, समस्त शोध, संस्कृति और शिक्षा के उपचार है। समस्त शोध, संस्कृति और शिक्षा के उपचार है। जो भी आपको चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, ये जो लाइंस में जो कलरफुल दिख रहा है,
ये कलरफुल चीजें जो है ये सारे जो है क्या है, ट्रिक है, कैसे इसको डिकोड करते हैं। तो सम से हो गया समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अस्ता से हो गया स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शो से हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। ध से हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। वहीं संस्कृति और शिक्षा से हो गया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। वहीं उपचार से हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक। एक एक करके अब हम लोग देखेंगे कि ये सारे अधिकारों में अनुच्छेदों में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, जिसमें अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता, मतलब लॉ के सामने सभी लोग बराबर है, चाहे अंबानी का बेटा चोरी करे, चाहे एक स्लम का बच्चा चोरी करे, चोरी का सेक्शन उनके ऊपर लगेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब तो चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, कहीं भी जन्मा हो, उसको विभेद नहीं किया जाएगा, मतलब उसे समानता मिलेगा। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब कहीं पर भी नौकरी अगर हो या किसी भी प्रकार का पब्लिक जो है नियोजन किया जा रहा है तो उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, किसी भी प्रकार का स्पेशल उपाधि जो पहले अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता था उस उपाधियों को खत्म कर दिया गया है, जैसे राय बहादुर, ठीक है, इस प्रकार के उपाधियों का अंत कर दिया गया है। दूसरा जो मौलिक अधिकार था वो है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय के बारे में कुछ अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों को दो भागों में बांट करके दिखाया गया है, जिसमें अनुच्छेद के 19 के खंड 1 में अधिकारों की घोषणा की गई है, वहीं 2 में इनकी मर्यादाएं दी गई है। मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल देंगे, जिससे कि ऐसा कुछ नहीं बोल देंगे जिससे देश की अखंडता और उसकी स्वतंत्रता प्रभावित हो जाए। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए उन आपको वाक और स्वतंत्रता की अधिकार भी दिए गए हैं। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। उस डिटेल में देखते हैं तो अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता जो विषय दिया गया है उसके एक के ए में दिया गया है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार। जो आरटीआई बना है वो अनुच्छेद 19 के एक के अधिकार के तहत से ही आरटीआई बना है। इसीलिए देखते हैं कि आरटीआई में लिमिटेशन भी है कि किन किन चीजों का आरटीआई आपको मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा। फिर बी में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको एसोसिएशन बनाने का है लेकिन शांतिपूर्ण और बिना हथियार के, आपको हड़ताल की कोई अनुमति नहीं दी गई है, तो इसलिए हड़ताल शब्द का प्रयोग होता है तो वो गलत हो जाएगा। सी समुदाय अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता, सहकारी समिति 97 संविधान संशोधन द्वारा ये बना है। मतलब आप संघ बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बना सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपने सुना होगा, सुधा डेयरी का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत ही डेवलप्ड हुआ है। फिर है डी में दिया है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचालन करने की स्वतंत्रता। आप कहीं पर भी भारत में इधर उधर जा सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता मिलती है 19 के 1 के डी से। इसके बाद ई में निवास की स्वतंत्रता, आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। इसके बाद एफ नहीं है दोस्तों, एफ जो था वो संपत्ति से संबंधित अधिकार से था जिसे कि हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से, इसलिए जी में आ गया है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी रोजगार कर सकते हैं। तो ये सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। मे भी इसको स्टेटमेंट वाइज पूछ ले आपके एग्जाम में, क्योंकि पिछली बार भी यह पूछा गया था। चलते हैं आगे। अगली जो स्वतंत्रता का अधिकार में है वो है अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किस प्रकार से संरक्षण है, सबसे पहले है कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, मतलब कोई ऐसा कानून नहीं बना दिया जाएगा कि जो आज बने और पिछले 20 साल पहले से उसको लागू करके 20 साल से अभी तक में कितने लोगों ने उस प्रकार के अपराध किए सबको जेल में डाल दे, नहीं, इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी। दूसरा है दोहरी क्षति नहीं, किसी को भी एक एक मतलब गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। और तीसरी है स्व अभिशंसन नहीं, कोई अपने लिए स्वयं गवाही नहीं देगा कि हम हैं, हमने गलती की है, ये की है, इस प्रकार के दबाव नहीं दिए जाएंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन रखा गया है कि अगर किसी से ब्लड, नाखून के सैंपल, डीएनए टेस्ट कराए जाते हैं तो वो उसके में सहयोग करेगा। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसके बारे में तो इसमें कहता है अनुच्छेद 21 के क में जो है शिक्षा संबंधी अधिकार जो 86 जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया है। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो इसमें अनुच्छेद 22 था।
आगे देखते हैं हम लोग अब समझ सोच संस्कृति और शिक्षा के उपचार है। इसको ट्रिक को आप याद रखिए। सोच से शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या दिया गया है? शोषण हो गया आपको पहले अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध कहा गया है इसमें। वहीं अनुच्छेद 24 में कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे जो है मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं, जिसमें अब फर्स्ट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, लेकिन किसी को दबाव दे करके उसका धर्मांतरण नहीं कराएंगे। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यही कारण है कि आपको भारत में हिंदू के कुंभ मेला भी देखा जाता है और हज मेला भी देखा जाता है, अजमेर शरीफ का भी मेला देखा जाता है, क्योंकि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आपको गली गली में सरस्वती पूजा दिखेगा, गली गली में मुहर्रम दिखेंगे, हर कुछ दिखेंगे आपको। 25 दिसंबर दिखेंगे। यही चीजें हैं अनुच्छेद 26। इसके बाद अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अगर आप जो है कोई विशिष्ट धर्म को बढ़ाने के लिए इन चीजों को करते हैं तो डोनेशन ये सारी चीजें करते हैं, तो करों के संदाय मतलब उसमें टैक्सेस के बारे में चीजें बताई गई है। आगे अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इसी कारण है कि आपको हमेशा मदरसा पे मुद्दा उठता है। उसका रीजन ये है कि मदरसों का गठन जो है इसी से हुआ है। साथ ही साथ जो विद्यापीठ बनते हैं वो भी इन्हीं के तहत बनते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, वो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण बताया गया है। यहाँ अल्पसंख्यक का मतलब संख्या से नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक को परिभाषित संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखा गया है कि किस प्रकार से लोग इन धर्मों को मानते हैं, उन सिखों को अल्पसंख्यक वर्गों के तौर पर देखा गया है। अनुच्छेद 30 जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपना शिक्षण संस्थान बना सकते हैं और उसमें प्रशासन भी कर सकते हैं। और यही रीजन है कि मदरसों पर जो है किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगता है, क्योंकि उनको इस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। आगे आते हैं संविधानिक उपचारों का अधिकार। 32 से 35 तक बताया गया। अनुच्छेद 32 में इस भाग में प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। कितने प्रकार के रिट हैं, ये सवाल आपको आ सकता है कि मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए कितने प्रकार के रिट दिए जा सकते हैं। तो वो है 5 प्रकार के। कौन कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परमादेश और प्रतिषेध। 5 प्रकार के हैं। आगे आते हैं अनुच्छेद 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। आपको इसके तहत क्या है कि हम लोगों का जो पुलिस बल है उनके मौलिक अधिकारों को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि उनको कुछ कम मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। वही अनुच्छेद 34 है, जब किसी क्षेत्र में सेना वृद्धि प्रवृत्त हो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अगर कहीं पर जो है क्या कहा जाए सैनिक लॉ हो जाता है, तो सैनिक शासन लग जाता है, तो वहां पर जो है मौलिक अधिकार जो है थोड़ा सा कम हो जाती है। इसके बाद अनुच्छेद 35 है, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान कि अब जो है इस भाग में भाग 3 को जो है किस प्रकार से प्रभावी किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या नियम होंगे। तो ये हम लोगों ने देख लिया मौलिक अधिकार के विषय में। अब हम लोग आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगला पार्ट, जिसमें हम कुछ संविधान संशोधन को देख लेते हैं, जिससे कि एक सवाल पिछली बार भी आया था, इस बार भी आने की संभावना है। जिसमें पहला है 21वां संविधान संशोधन 1967। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई। इसके द्वारा संविधान में 3 वर्ड जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसी को, बाकी 42वें संविधान में और भी बहुत कुछ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा है उसे ही मैंने यहाँ पर कवर किया है। 44वां संविधान संशोधन में क्या किया गया? संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। मतलब संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया। 52वां संविधान संशोधन जो है, इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि दल बदल कानून जो है या दल बदल जो है किस अनुसूची में, तो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और साथ ही साथ कौन सा संविधान संशोधन? तो वो है 52वां 1985 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें 3 भाषाएं नमक जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को संविधान के 8वीं अनुसूची में।
73वां संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग बना, भाग 9, और एक नई अनुसूची बनी, 11वीं अनुसूची, जिसमें कि पंचायती राज के बारे में बताया गया है और उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 92वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई, जो कि एक ट्रिक मैंने दिया था, वो बस ट्रिक है, शब्दों याद करने के लिए आपको। 100 से हो गया संथाली, म से हो गया मैथिली, 2 से हो गया डोगरी, सॉरी 100 से हो गया संथाली, ब से हो गया बोडो, डो से हो गया डोगरी और म से हो गया मैथिली। सब डोम करके आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद जो ये 100 के बाद संविधान संशोधन है, इससे आपका सवाल हमारे हिसाब से, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि आपके एग्जाम में जरूर छप गया है, वो है 101वां संविधान संशोधन 2016, जिसमें कि जीएसटी के बारे में बताया गया है, जीएसटी आया था। 102वां संविधान संशोधन, ओबीसी आयोग को मिला संविधान का दर्जा, ढांचा। इसके बाद 103वां आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि 103वां पर बहुत सारे चर्चा हो रहा है। ईडब्ल्यूएस जो आया है, 10% आरक्षण दिया गया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को, तो 103वां संविधान संशोधन पूछा जा सकता है। 104वां भी पूछा जा सकता है, अनुसूचित जाति जनजाति का जो है उनकी रिजर्वेशन को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। के बाद जो है 108वां संविधान संशोधन, महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण। इसी कारण देख रहे हैं कि आप लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। और 109वां संविधान संशोधन, पंचायती राज में महिला को 33% से 50% तक का आरक्षण। और लास्ट 110वां संविधान संशोधन, स्थानीय निकाय में भी महिला को आरक्षण दिया गया, 33 से लेकर के 50% तक। तो ये कुछ 100 के बाद के जो संविधान संशोधन है, इसमें से मे भी आपको जीएसटी वाला या फिर ओबीसी वाला या ईडब्ल्यूएस वाला या अनुसूचित जाति वाला या लोकसभा वाला, इसमें से कोई भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये हम लोगों ने संविधान संशोधन को देख लिया। अब हम लोग हिस्ट्री के एक संस्था और संस्थापक के बारे में देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट संस्था और उनके संस्थापक कौन है। तो सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी, जिसे कि विलियम जोन्स ने 1784 में बनाया। आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय ने 1815 में बनाया। वेदांत कॉलेज भी राजा राम मोहन राय ने 1825 में बनाया। और ब्रह्म समाज भी 1825 में ही राजा राम मोहन राय ने बनाया। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख, ये गोपाल हरि देशमुख है, 1840 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1866 में इन्होंने बनाया था। प्रार्थना समाज रानाडे व आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बनाया था। वहीं आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने 1875 में बनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओ ह्यूम ने 1885 में बनाया था। वहीं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनाया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया था। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें सभी लोग कंफ्यूज होते हैं, गांधी जी और इसमें, क्योंकि दोनों लोगों ने दलितों के लिए काम किया था, तो इसके लिए यहाँ कंफ्यूजन होता है। इसके बाद हरिजन सेवक संघ जो है वो महात्मा गांधी जी ने बनाया था। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने। यंग बंगाल विवियन विवियन डेरोजियो ने बनाया। चलिए, तो अब एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से संबंधित सवालों को देखते हैं, जिससे कि पिछले बार के एग्जाम में बहुत सारे सवाल आए थे और इस बार भी आने की संभावना उतना ही प्रबल है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 इयर्स और टिल एज ऑफ 70 इयर्स, दोनों में से पहले जो हो जाता है। नवीनतम एनएचआरसी अधिनियम का संशोधन किस वर्ष हुआ? 2019। 2019 में जो संशोधन हुआ, इसी में ये 5 साल से घटा के 3 साल कर दिया गया है। एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन होगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, कोई भी हो सकता है। पहले रिटायर्ड भी था तो रिटायर्ड भी हो सकता, लेकिन अब वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं वो भी इसमें हो सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। एनएचआरसी में कितने सदस्य होते हैं? तो 1 चेयरपर्सन और 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 7 डीम्ड मेंबर्स होते हैं। टोटल जोड़िएगा तो 1 + 12 हो जाता है। एनएचआरसी में सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां न्यायिक कार्यों को छोड़कर का प्रयोग कौन करता है? सेक्रेटरी जनरल। ये ध्यान रखिएगा, इस पर सवाल आपको बन सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम लोग एनएचआरसी से संबंधित कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है। कौन सा सही है? तो दोनों ही उत्तर सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो एनएचआरसी है ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो पहले वाले में भी उल्टा वही बोला है, संवैधानिक निकाय नहीं है तो बिल्कुल सही है, और ये सांविधिक निकाय है तो बिल्कुल सही है।
दूसरा है इन विच ईयर वाज द ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन लॉ पास्ड, किस साल में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन लॉ आया था, तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा 1993 में। चेयरमैन जो है उनका कितना होता है होल्ड करने का जो है, तो वो ऑप्शन नंबर डी 3 इयर्स और अंटिल द एज ऑफ 70 विच इज अर्लियर। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड, चेयरमैन के साथ कितना मेंबर होता है, तो चेयरमैन के साथ उसमें 5 मेंबर होते हैं, जो हमने अभी अभी पीछे भी देखा है। और वो 5 मेंबर कौन कौन होते हैं, तो द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन हु हैज बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद है वन मेंबर हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। साथ ही साथ एक और मेंबर जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, तो ये हो गए 2 मेंबर। इसके अलावा जो है 3 members to be appointed from amongst person having knowledge of a political experience in matters related to human rights, और इन 3 मेंबर में से एक मेंबर महिला होना आवश्यक है। ये 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में कौन कौन से आते हैं, तो चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, एससीज, एसटीज, महिला आयोग, तो ये चारों इसमें आते हैं, चारों ए बी 1 2 3 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ, जो चेयरमैन का नियुक्त होता है उसमें कौन कौन होते हैं, तो इसमें ये 6 व्यक्ति होते हैं। इसको आप याद कर लीजिए कि इसमें प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, लीडर अपोजिशन लोकसभा, लीडर अपोजिशन राज्यसभा। इन सब लोग मिल करके ही चेयरमैन का जो है एनएचआरसी का उसका नियुक्ति करते हैं। Consider the following statement: The National Human Rights Commission is the watchdog of human rights in the country. जो human rights के बारे में watchdog मतलब प्रहरी की तरह काम करता है, बिल्कुल सही है। human rights का जैसे मुद्दा आता है एनएचआरसी तुरंत कूदता है। And the National Human Rights Commission is an independent body. तो क्या है, तो बिल्कुल सही है दोनों ऑप्शंस, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये वॉचडॉग की तरह काम करता है। अब आते हैं सिक्योरिटी सर्कुलर जो 2022 में निकला था, इसमें से सवाल आपके बन सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत कवर किया है। सिक्योरिटी सर्कुलर 4 जिसमें ये बताया गया है कि इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग प्रोटोकॉल ड्यूरिंग द विजिट ऑफ डीजीआरपीएफ, डीजीआरपीएफ अगर विजिट करते हैं आपके एरिया में या कहीं पर भी, तो क्या प्रोटोकॉल्स किया जाएगा, किसके द्वारा, अदर सीनियर ऑफिसर्स टू जोन डिवीजन एंड यूनिट, ये सीनियर ऑफिसर्स क्या उसमें करेंगे। साथ ही साथ सिक्योरिटी सर्कुलर 3 आपको जरूर पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा सिक्योरिटी सर्कुलर में, हमारे हिसाब से पूछा जाना चाहिए, तो यही सवाल पूछा जाना चाहिए। सिक्योरिटी सर्कुलर 3/2022, एक्शन टू बी टेकन बाय आरपीएफ अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग अंडर ऑपरेशन आहट। ठीक है, ऑपरेशन आहट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सिक्योरिटी सर्कुलर 2 में ये बताया गया है कि एक्सीडेंटल फायरिंग के बारे में क्या रेमेडीज की जाएंगी। तो ये कुछ मैंने सिक्योरिटी सर्कुलर को टच किया है। अब हम आते हैं डायरेक्टिव्स जो कि नए निकले हैं, साथ ही साथ कुछ और भी जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टिव 57 में गाइडलाइन दिया गया है सुरक्षा सम्मेलन के लिए। डायरेक्टिव 56 में आपको दिया गया है रिवैम्पिंग ऑफ क्राइम विंग दैट इज क्राइम विंग सीआईबी होता है, क्राइम एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसके लिए बताया गया है। इसके बाद डायरेक्टिव 54 में सोशल मीडिया के बारे में, डायरेक्टिव 53 में आपको कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रिगार्डिंग कमांडो यूनिट्स के बारे में, जिसमें कि कमांडो का यूनिट्स का नाम क्या है, कोरस नाम है, कमांडो यूनिट्स का नाम कोरस है, कमांडोज फॉर रेलवे सिक्योरिटी, ये फुल फॉर्म आपको मे बी ये आया होगा ये क्वेश्चन में। डायरेक्टिव 52 ऑपरेशन ऑफ एसआईबी इन आरपीएफ, मतलब एसआईबी विंग के बारे में बताया गया डायरेक्टिव 52 में। इसमें इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है जिससे कि सवाल बनता है कि किस रैंक को कौन सा रैंक दिया गया है। तो कांस्टेबल को इसमें वॉचर कहा जाता है, हेड कांस्टेबल को इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट कहा जाता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर कहा जाता है, सब इंस्पेक्टर को डीआईओ डिप्टी इंटेलिजेंस ऑफिसर, और इंस्पेक्टर को इंटेलिजेंस ऑफिसर कहा जाता है। तो यहाँ से आपको सवाल बन सकते हैं। अब ये डायरेक्टिव 50 जिसमें ये कहा गया कि लीज पार्सल सामान ब्रेक वैन से पार्सलों की चोरी की छिटपुट चोरी। अब ये क्यों लिया गया, ये इसलिए लिया गया कि जो लीज्ड वैगन से चोरी हो रहे हैं, मतलब बार बार फ्रिक्वेंटली चोरी हो रहा था, इसलिए इसको क्या किया गया है कि लीज पार्सल और सामान में भी अगर कोई चोरी होता है तो उसे भी आरपीयूपी कर दिया जाएगा, रेल संपत्ति माना गया है। एंड इस निर्देश के द्वारा, इस डायरेक्टिव के द्वारा इसे 2D में शामिल कर लिया गया है आरपीयूपी के। डायरेक्टिव 40 से आपके सवाल बन सकते हैं क्योंकि यहाँ स्पेशल रिपोर्ट, सुपरविजन नोट, स्पेशल अकरेंस, रजिस्ट्रेशन, लोकलाइज अनलोकलाइज केसों के बारे में बताया गया। तो सुपरविजन नोट कौन कब जारी करेगा उसके बारे में ये बोला गया है कि एएससी जो है वो सुपरविजन नोट जारी करेगा बुक्ड कंसाइनमेंट और रेलवे मटेरियल में। बुक्ड कंसाइनमेंट 80,000 से लेकर 2 लाख तक के नीचे हो, और
जो रेलवे मटेरियल है वो 40,000 से लेकर के 1 लाख तक हो। सीनियर डीएससी देखिएगा ये आधा है, 80 है तो यहाँ 40, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है। उसी प्रकार से सीनियर डीएससी डीएससी क्या करेंगे, इधर 2 लाख तो इधर 1 लाख रेलवे मटेरियल, और मैक्सिमम 4 लाख से नीचे तो यहाँ 2 लाख से नीचे। एडिशनल सीएससी या डिप्टी सीएससी करेंगे किसको, 4 लाख तो इधर 2 लाख, इधर 6 लाख तो इधर 4 लाख किया गया, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। और सीएससी जो है वो क्या करेंगे, 6 लाख से ऊपर और इधर 4 लाख से ऊपर। तो यहाँ से आपके एक सवाल बन सकते हैं। डायरेक्टिव 38 याद रखना है, टिकट चेकिंग में आरपीएफ की क्या भूमिका है, गाइडलाइन दिया गया है स्कॉटिंग के बारे में डायरेक्टिव 33 में। फिर डायरेक्टिव 32 जिसके बारे में बहुत सारे लोगों की चर्चा चलती है, ट्रांसफर ऑफ आरपीएफ आरपीएफ पर्सनल। स्टैंडिंग ऑर्डर में मैंने सिर्फ एक ही स्टैंडिंग ऑर्डर लिया है, स्टैंडिंग ऑर्डर 111, जो कि आपके एएसआई बनने के बाद काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें प्रोसीजर दिया गया है कि रेलवे एक्ट केसेस को कैसे आप डिस्पोजल करेंगे उसके बारे में। इसमें 2 भागों में बांटा गया है, पेटी और नॉन पेटी केसेस में। पेटी के अंदर कितने रखे गए हैं, टोटल 19 सेक्शन पेटी में है, और नॉन पेटी में टोटल 10 सेक्शन है। तो आप नॉन पेटी वाले को याद कर लीजिए कि 143, 146, 153, 154, 160, 161, 173, 174, 175 और 176, ये 10 सेक्शंस जो है किसमें है, नॉन पेटी में है। इसके अलावा बाकी को पेटी में रखा गया है। और आरपीएफ को रेलवे एक्ट में कुल कितना सेक्शन मिला है, वो है 29। तो इस तरीके से हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको कि जो पेटी केसेज है उसका इंक्वायरी ईओ को 15 दिन के भीतर कर लेना है। वहीं नॉन पेटी केसेज जो है, नॉन पेटी केसेज उसको क्या करना है, ईओ को विद इन 45 डेज में ये काम करके रख लेना है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में देखते हैं। आरटीआई से सवाल आपको आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज पर आरटीआई। आरटीआई के अंतर्गत डेफिनेशन में कौन सी चीजें नहीं आती है, लॉग बुक, डाटा मटेरियल, हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फाइल नोटिंग या सर्कुलर। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए, इन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ फेल्स टू गिव इंफॉर्मेशन टू द इन्फॉर्मेंट विद इन द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इट इज कॉल्ड। जो 30 दिन के भीतर अगर पीआईओ जो है नहीं दे पाता है तो उस चीज को क्या कहेंगे, क्या कंटेम्प्ट बोलेंगे, होल्डिंग इंफॉर्मेशन बोलेंगे, टाइम आउट बोलेंगे या डीम्ड रिजेक्शन बोलेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डीम्ड, इसको डीम्ड रिजेक्शन बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, एन आरटीआई एप्लीकेशन कैन बी सेंट। आरटीआई एप्लीकेशन को कैसे भेजा जा सकता है, बाय पोस्ट, बाय ईमेल, डिलीवर पर्सनली, थ्रू एनी ऑफ दिस मींस। तो किसी भी मींस से आप भेज सकते हैं इसको। इसके बाद है, विच प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट डिस्कस थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। इस सेक्शन में थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया, सेक्शन 10, 12, 11 या किसी में नहीं, तो सेक्शन 11 में इसके बारे में बताया गया है। आते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। जो राइट टू इंफॉर्मेशन है किसको मिल सकता है, ओनली टू ऑल पारामिलिट्रियंस, उसके बाद ओनली टू ऑल parliamentarians and state legislatures, only to people above 18 years age, to all citizen of India। ये सवाल इसलिए मैंने रखा है कि आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में ऑप्शन में कहीं पर भी ओनली शब्द दिखे, ओनली, तो आप उस स्टेटमेंट 99% वो गलत होता है, 1% उसके सही होने की संभावना है। तो यहाँ तीनों में ओनली दिख रहा है, तीनों स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज आर देयर। तो इसमें पब्लिक अथॉरिटीज कितने प्रकार के बताए गए हैं, इसमें आरटीआई में तो 2 प्रकार के बताए गए, सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी एंड स्टेट पब्लिक अथॉरिटी के बारे में बताया गया है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द रूल 3 ऑफ आरटीआई रूल्स 2012, एन एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट शुड बी accompanied बाय द ए फी ऑफ। जो हम लोग कहते हैं ना कि आरटीआई में कितना फी लगता है, 10 रुपया पता है आपको, लेकिन कहाँ से है वो, राइट टू इंफॉर्मेशन रूल 2012 के रूल 3 में इसके बारे में लिखा गया है। अब देखिए, द प्रियम्बल ऑफ आरटीआई स्टेट्स दैट ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज वाइटल टू। जो ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन में रहना चाहिए, किस लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, भ्रष्टाचार को मापने के लिए। सही उत्तर है दोस्तों भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए। इस सवाल को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत लोग भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, करप्शन को मिटाने के लिए सिर्फ आरटीआई की नहीं और बहुत चीजों की आवश्यकता है, तो इसलिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं एनडीपीएस एक्ट में, जो आपको सवाल पूछा जा सकता है। इसमें बस एक ही स्लाइड में सारा एनडीपीएस है, सवाल आना होगा तो इसी से आ जाएगा, क्योंकि यही रेलिवेंट है हमारे लिए। ऑपरेशन नार्कोस हमने शुरू किया था आरपीएफ ने, किसके लिए, ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स वाया रेलवेज।
इसमें क्या हुआ तो आप देखिए, नोटिफिकेशन 1403 11/4/2019 को हम लोगों को पावर मिला आरपीएफ को, इसके बारे में एनडीपीएस के संबंध में कि ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू अरेस्ट सर्च एंड सीज नारकोटिक ड्रग्स अंडर एनडीपीएस एक्ट। तो जो भी सेक्शन इससे संबंधित है वही चीजें अब हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। द नारकोटिक ड्रग सीज्ड एंड सस्पेक्टेड अरेस्टेड बाय आरपीएफ अंडर एनडीपीएस एक्ट आर हैंडेड ओवर टू LEAs। LEAs मतलब law enforcement agencies empowered to register the case and investigate them. For review and coordination among various central and state agency, the Narco Coordination Center, NARCOD जिसको बोलते हैं, मीटिंग आर हेल्ड periodically। अब इसके बिना पर 4 सेक्शन मैंने आपको दिया है। सेक्शन 42 पावर ऑफ एंट्री सर्च सीजर और एंड अरेस्ट विदाउट वारंट और ऑथराइजेशन, ये हो गया। फिर सेक्शन 43 इस बार पूछा जाएगा पावर ऑफ सीजर एंड अरेस्ट इन पब्लिक प्लेस। सेक्शन 44 पावर ऑफ एंट्री सर्च सीजर एंड अरेस्ट इन ऑफेंसेस रिलेटेड टू कोका प्लांट, ओपियम पॉपी एंड कैनाबिस प्लांट। एंड 52 में आपको डिस्पोजल ऑफ पर्सन अरेस्टेड एंड आर्टिकल सीज्ड। ये चारों सेक्शन याद रखिए। हमारे हिसाब से इसी चारों में से कोई एक सेक्शन एनडीपीएस से एक सवाल आएगा जो उसमें पूछा जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही डिस्कस किए, जितना हो सकता था उन चीजों को मैंने डिस्कस कर लिया है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा जो है इस वीडियो से फायदा होगा। इन दोनों वीडियो से आपको कम से कम 10 सवाल अगर मिल जाए तो मेरी भी मेहनत सफल हो जाएगी और आपका वीडियो देखना भी सफल हो जाएगा, क्योंकि मैं एक एक वीडियोस बनाने से पहले आपके समय की कीमत को पहचानता हूँ। चलिए तो इसी संदेश के साथ कि आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। जो भी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी को हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो, क्योंकि मेरी मेहनत सभी लोगों के लिए काम आए, यही मेरा उद्देश्य है। शेयरिंग इज केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।